Hello all, welcome to another video. Today we are going to learn the crop production and management chapter of the class 8th. In this chapter, first of all, there are many steps in this chapter. First step will be preparation of the soil. अगर आपकी soil उल्टी सीधी है और उसके ऊपर क्रॉप्स ऊपर नीचे, और अगर ऊपर है तो चिड़िया उठा के ले जाएगी, नीचे ज़्यादा है तो उसको अच्छे से मिनरल नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे फर्स्ट टूल विच इज द प्लोइंग. प्लोइंग इज डन बाय ए टूल कॉल्ड प्लो, कल्टीवेटर और अ हो. Okay, in plowing, first of all, we have to turn the soil. It turns the soil and makes the soil straightened, and the soil becomes loose, and it helps in the growth of the earthworms and the microbes. अब ये माइक्रोब्स और अर्थवर्म क्या करते हैं? ये अर्थवर्म और माइक्रोब्स मिट्टी में घूमते हैं और इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर और मैन्योर की तरह काम करता है. नॉट फर्टिलाइजर, मैन्योर की तरह काम करता है. तो जब ये मिट्टी में घूमते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? ये एयर गैप्स बनाते हैं जो इनकी रूट्स के लिए अच्छा होता है, प्लांट्स की. अगला, लेवलिंग द फील्ड फॉर इरिगेशन. इरिगेशन अभी बाद में आएगा. फोर्थ स्टेप है शायद, यस फोर्थ स्टेप है जहाँ पे आप पौधों को पानी देते हैं. एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप्स एंड रिमूविंग द वीड्स. एडिंग द फर्टिलाइजर इज द थर्ड पॉइंट. आई विल बी कमिंग टू इट. And removing the weeds in the last of the chapter. And the very important part is working of a hoe and a plow is same, but their appearance are not same. Okay. Cultivator. Plowing is done by a tractor which is called a cultivator. Cultivator is a modern method of plowing. It is a tool which is hung by a tractor and moved along a tractor to cultivate the field. Second step, sowing. मिट्टी में सीड्स को बोना. अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो आप चुनोगे ना कि कौन से अच्छे सीड्स हैं, कौन से बुरे सीड्स हैं. अगर आपने बुरा सीड बो दिया, पूरे के पूरे बुरे सीड बो दिए, तो सबसे पहले क्या होगा? आपका जो लैंड होगा जिस पे आपने किया है वो वेस्ट हो जाएगा. अब वो लैंड वेस्ट होगा तो आपका अच्छे से क्रॉप यील्ड नहीं हो पाएगी. अच्छे से आपके पास जो जितना भी आपने क्रॉप बनाना चाहा वो आपके पास आएगा नहीं. फर्स्ट, बिफोर सोइंग द सीड्स, गुड सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द बैड सीड्स. अभी कैसे किया जाता है? ले लो, आप एक गिलास ले लो, बाल्टी ले लो, उसके अंदर सारे सीड्स डाल दो. ठीक है. उसके अंदर जो सीड्स ऊपर की तरफ फ्लोट करेंगे, मतलब तैरेंगे, वो गंदे सीड्स हैं. उनको कीड़ों ने खा लिया है, इसलिए वो अंदर से खोखले हो गए हैं, खाली. और जो नीचे जमीन पर बैठ गए हैं, मतलब टैंकर के नीचे बैठ गए हैं, गिलास के, जिस भी आपने चीज में कंटेनर में डाला है, तो वो अच्छे सीड्स हो जाएंगे आपके. उसके बाद टूल्स ऑफ सोइंग. अब सो करने के लिए भी तो आपको कुछ टूल्स यूज करने पड़ेंगे. जैसे पहले तो आप क्या आते थे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड. ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने जमाने में यूज होते थे, अभी भी यूज होते हैं. जिनके पास पैसे नहीं होते, जिन फार्मर के पास, और जिनके पास पैसे होते हैं फार्मर के पास, वो मॉडर्न यू ले लेते हैं. और जो अभी अभी इस जमाने के मॉडर्न टूल्स हैं उन्हें बोलते हैं मॉडर्न टूल्स. अब द टूल विच इज ट्रेडिशनली यूज्ड इन सोइंग of seeds are, first of all, it is shaped like a funnel and seeds are filled into it, and the pipes having sharp end pierce into the soil. ये हो की तरह है. ये एक हो ही है जो आपकी जो मिट्टी है उसको प्लो करता हुआ उसके अंदर सीड डालता जाएगा. ऊपर एक खांचा बन रखा है जहां पर सारे के सारे सीड भर रखे हैं. कटोरी आप जानते हो, उसके अंदर सारे सीड भर दो ऊपर से, उसके नीचे छेद कर दो, और नीचे एक बहुत ज्यादा शार्प लकड़ी लगा दो. वो एक तो लकड़ी जमीन को काटती जाएगी और आपकी जो
वो होगी, सीड्स ऊपर से गिरते जाएंगे, वो धीरे धीरे गिरते जाएंगे और यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं. ओके, सेकंड मेथड, सीड ड्रिल, विच इज अ मॉडर्न मेथड. ऊपर वाला कौन सा था? ट्रेडिशनल मेथड. ये कौन सा आ गया? मॉडर्न मेथड. मॉडर्न मेथड में क्या है? सीड ड्रिल्स. सीड ड्रिल्स आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर. जैसे हमारे पास कल्टीवेटर था ना, ये भी ट्रैक्टर की तरह यूज होते हैं. कल्टीवेटर, सीड ड्रिल ट्रैक्टर के साथ यूज होंगे, याद कर लो. सीड्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड एट द इक्वल डिस्टेंसेस एंड द डेप्थ. देखो, अगर मैं ऊपर लगा डाल दूंगा सारे सीड्स, तो एकदम से क्या होगा? जो चिड़िया वगैरह होंगी वो उसे ऊपर से आके खा लेंगी. और ज्यादा ही नीचे कर दूंगा तो उसे मिनरल वगैरह नहीं मिलेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के. अब इनको यूनिफॉर्मली स्प्रेड करना क्यों जरूरी है? एक तरफ ज्यादा सीड्स उग गए, वहां की तो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स सारे खत्म हो गए. एक जगह बिल्कुल नहीं हो गए, जहाँ पे मिनरल और न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हो गए. Then the third point says seeds get covered by the soil after sowing. Yeah, I told in the starting where I told, and right now also told, birds take the seeds from above the soil. This first of all आप एक एग्जांपल में डाल सकते हो. seeds get covered by the soil by the after the sowing. क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं? Because birds will be eating the all the seeds. Then the fourth point is it saves a lot of hard work and the time. Okay, जैसे मैं बोलूँ, मैं एक एक बीज बो रहा हूँ हाथ से जाकर जमीन में, तो बहुत सारा टाइम नहीं लगेगा और मेरा हार्ड वर्क भी कितना लग रहा है. और जैसे मैं ये हो चला रहा हूँ, मेरे को इतनी जान लगानी पड़ रही है इसके लिए, परंतु पर ये ट्रैक्टर के साथ लगता है तो ये इसके लिए आसान हो जाता है हमारे लिए. अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट आ गया हमारा, एडिंग मैन्योर्स एंड द फर्टिलाइजर्स. मैन्योर क्या होती है? खाद. इसका ये होता है कि इट एड्स द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल so that the crops get healthier. When plants and animals die, decomposers decompose them. Organic waste left behind is a manure. Manures replenish the soil with nutrients. आसानी से समझो, मैन्योर क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स डालते हैं हमारी मिट्टी में, सॉइल में. उसके बाद क्या होता है? सो द क्रॉप्स बिकम हेल्दी. न्यूट्रिएंट्स और मिनरल से क्या बनती है? हमारी सॉइल हेल्दी बन जाती है. उसके बाद जब प्लांट्स और एनिमल मरते हैं, डिकम्पोजर एक तरह के एनिमल्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जैसे कॉकरोचेस भी डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है ना. जब वो प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं, डिकम्पोजर उन्हें डिकम्पोज करते हैं, मतलब तोड़ तोड़ के इतना छोटा कर देते हैं जो प्लांट्स के लिए एडिबल हो जाता है. उसके बाद ऑर्गेनिक वेस्ट जो बचता है पीछे, जो छोटा कर करके जो प्लांट्स के लिए अच्छा हो बन जाता है, वो मैन्योर की तरह काम करता है, खाद की तरह काम करता है. अब जो मैन्योर होते हैं, रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स. ये मार्क कर लो, मैन्योर्स रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स. it adds the nutrients in the soil so that the crops are healthy. Okay, ये पूरा पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है वैसे. You can mark all of it. Whoever needs this PDF, I'll be sharing this PDF when you contact me on my mobile number. I'm providing my mobile number in the chat box. Then second point in the manure and fertilizer is the fertilizers. Fertilizers क्या होते हैं? आपके सॉइल में आपने ऐसा प्लांट उगा दिया जो बहुत ज्यादा प्रोटीन से लेता है, जैसे आयरन ज्यादा ले लिया नीचे से, कोई भी मान लो, एक न्यूट्रिएंट ले लिया बहुत ज्यादा, डेफिशिएंसी एक चीज की हो जाती है. देखो, जैसे आपकी इस मिट्टी में बहुत कम हो गया आयरन, अब आयरन क्या? फर्टिलाइजर डाल दो. वी कैन ऐड फर्टिलाइजर अकॉर्डिंग टू द डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. सीधा सीधा मैंने बता दिया अभी. फर्टिलाइजर्स आर वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ. These are made up of the chemicals. ये सारे पॉइंट मार्क करोगे आप. Sorry. These are made up of the chemicals.
These are rich in a particular nutrient. मैंने बताया ना, जैसे न्यूट्रिएंट एक हो गया, आयरन की कमी हो गई तो आयरन का डाल दो फर्टिलाइजर, और ये वाटर पोल्यूशन को कॉज करते हैं और क्रॉप रोटेशन में हार्मफुल होते हैं और हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको मार्क कर लेने हैं। These are very important. फोर्थ पार्ट, इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन में हम पानी डालते हैं सीड्स को जो हमने पानी डाला है वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब वो रूट्स खींच लेती है पानी को। अब जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होता है? अब पौधे इधर उधर ग्रो होना स्टार्ट होते हैं, अच्छे से ग्रो होना स्टार्ट होते हैं। ओके, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या हो जाते हैं हमारे पास? 4-5 हैं, याद कर लो नाम, वैसे ज़्यादा याद इनके पॉइंट्स नहीं है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन के ही ज़्यादातर पॉइंट्स हैं। फर्स्ट क्या आता है? मोट, पुली सिस्टम। सेकंड, चेन पंप। थर्ड, ढेकली। और फोर्थ, राहत। या आप अपनी कॉपी में मार्क करेंगे बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पार्ट इसका ही, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होते हैं? एक तो हमारे पास स्प्रिंकलर आ गया और ड्रिप सिस्टम आ गया। आपने खेतों में या किसी के बगियान में देखा होगा, बगिये में देखा होगा कि कुछ चीज ना धीरे धीरे सारा का सारा पानी इधर उधर फेंक दिया ऐसे फव्वारे की तरह। ये क्या होते हैं? ये परपेंडिकुलर पाइप होते हैं और रेगुलर इंटरवल पे सारा का सारा पानी फेंकते हैं, और रोटेटिंग नोजल होती है टॉप पर, और और ये जो पानी होता है स्प्रिंकल करते हैं क्रॉप पर। स्प्रिंकल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? थोड़ा थोड़ा समय में फेंकना। रोटेटिंग नोजल क्या हेल्प करती है हमको? पूरी के पूरे फील्ड में, क्रॉप के फील्ड में अच्छे से पानी फैल जाए। और अगला, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम बहुत अच्छा लगा मेरे को तो। उसके अंदर एक बॉटल ले लेते हैं हम, बॉटल में थोड़ा सा छेद करते हैं जहां से एक एक बूंद गिरती रहती है, एक एक बूंद, एक एक बूंद, जो बिल्कुल रूट्स के पास गिरता है। मैंने फर्स्ट पॉइंट बता दिया, वाटर फॉल्स डायरेक्टली नियर द रूट्स। इसमें बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं होता। सेकंड पॉइंट है, वाटर इज नॉट वेस्टेड इन दिस मेथड, इट इज यूज्ड इन द regions with the poor water supply। बूंद का मतलब यूज होना है यहाँ पर, जहां पर कम वाटर सप्लाई है। जैसे मैंने रेगिस्तान में प्लांट उगाने की सोची, वहां पर ड्रिप सिस्टम यूज करेंगे हम, वैसे होगी करनी वहां पर। हाँ, अगला फिफ्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड। एज वी रेड अबाउट वीड्स, यहाँ पर था, ये रहा। ओके, अब वीड्स हम समझेंगे यहाँ पे। प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। Weeds are the undesired plants or unwanted plants or the wild plants। आपने देखा होगा आपके घर के सामने अगर मिट्टी वगैरह हो तो ये घास उग जाती है। घास क्या होती है? वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट, जो हमें चाहिए नहीं होते, जो प्लांट के साथ उग जाते हैं, क्रॉप के साथ। क्रॉप्स के साथ वीड क्यों नहीं उगने देते हम? कोई बात नहीं, उग रहे हैं, उगने दो, पर वीड सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल खींच लेते हैं कभी कभार, और हमारे क्रॉप्स और प्लांट्स को नहीं मिलता अच्छे से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स। अब रिमूवल ऑफ वीड्स और कैसे करेंगे? ये रिमूवल ऑफ वीड क्या कहलाता है? वीडिंग। क्या कहलाता है? वीडिंग। फर्स्ट पॉइंट, मैनुअल रिमूविंग ऑफ वीड्स इज डन बाय द खुरपी। आपने देखी है वो सिकल्स, वैसे जैसे वैसे खुरपी भी होती है, खुरपी से सीधा ऐसे काट दो। सेकंड, वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय द वीडिसाइड्स। वीडिसाइड कैसे होते हैं? जैसे फर्टिलाइजर थे, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। फर्टिलाइजर जैसे हमारे पास पानी होता है, वो स्प्रे करते हैं हम, ठीक है। वैसे ही एक होता है वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स क्या हेल्प करते हैं? वीड्स के ऊपर फेंका जाता है वो पानी, स्प्रे किया जाता है, जिससे सारे के सारे वीड्स मर जाएंगे। 6 पॉइंट, हार्वेस्टिंग। सबसे अच्छा पॉइंट लगा मेरे को ये। इसमें सारे के सारे क्रॉप्स को काटा जाता है। कटिंग ऑफ द क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर। मैच्योर मतलब अच्छे से उग जाना। यहाँ पर मैनुअल हार्वेस्टिंग इज डन बाय सिकल। मैंने अभी बताया जैसे खुरपी होती है, काटने में हेल्प करती है ये।
सिकल से हो जाएंगी ये। उसके बाद ऑटोमेटेड हार्वेस्टिंग, बहुत अच्छी चीज है, इज डन बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टिंग। आप बस याद रखो हार्वेस्टिंग, बहुत इजी चीज है। थ्रेशिंग और विनोइंग, एक सेकेंड, लेट मी ओपन माय बुक एंड टेल यू गाइस। हार्वेस्टिंग, this is not, just a second, this is not a harvesting, this is a harvester. Harvester, harvester, okay. Next point is threshing or winnowing. It is the separation of the grain seed from the chaff. आपने देखा होगा, जैसे आपके चावलों पे तो वो नहीं आते ना कवर्स, जैसे शाफ बोलते हैं हम उन्हें, कवर्स को। तो चावलों के ऊपर जो शाफ लगा होता है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे अब, थ्रेशिंग और विनोइंग। अब बोथ हार्वेस्टिंग एंड विनोइंग इज डन बाय अ मशीन कॉल्ड द कंबाइन। अब देखो, अगर आपको एक साथ कर देना है मशीन से, पूरा हार्वेस्टिंग भी हो जाए, विनोइंग भी हो जाए, सारे के सारे पत्ते जो कवर थे सारे निकल जाए उस पे से, तो आप क्या यूज करेंगे, कंबाइन यूज करेंगे। अगला पॉइंट, इनकी स्टोरेज कैसे होगी, इनकी स्टोरेज के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इनकी स्टोरेज क्यों चाहिए हमको। इनकी स्टोरेज इसलिए जरूरी है टू प्रोटेक्ट द ग्रेन्स फ्रॉम रैट्स, इंसेक्ट। जैसे हमारे घर में चूहे घुस जाते हैं चूहे सारा अनाज खा जाते हैं आकर। मेरे घर में चूहा आया, मेरे पैकेट खा गया, आटे के पैकेट में घुस गया, आटा खा रहा है। तो आटे को कैसे बचाएं, ग्रेन्स फ्रॉम रैट्स, इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे बचाएं। ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन मेटालिक बिन्स। मेटालिक बिन्स को थोड़ी ना काट के निकल जाएंगे चूहे, इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसलिए उनको इसमें स्टोर किया जाता है। आप साइलोज में स्टोर कर सकते हो और ग्रेनरीज में स्टोर कर सकते हो, जैसे इन जूट बैग्स। जूट बैग्स क्या होते हैं, वो आपने देखिए ब्राउन कलर के बैग जो मोटे होते हैं, उनके अंदर चूहे जा नहीं पाते कभी कभार, पर ज्यादा ताकतवर चूहे हो तो घुस जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री जैसे आपकी गाय से दूध आता है, गाय से दूध आ रहा है, वो क्या हुआ, एनिमल हस्बेंड्री से उसका फूड प्रोड्यूस हो रहा है। एनिमल हस्बेंड्री जैसे आप बकरी का दूध निकाल रहे हो, आप किसी जानवर को मार के खा रहे हो और किसी अंडे को खा रहे हो, वो भी एनिमल हस्बेंड्री है। इट इज द रियरिंग ऑफ द एनिमल्स एट होम्स एंड फार्म एट अ लार्ज स्केल। जैसे आपने देखा फील्ड में, जैसे फार्मर लोग होते हैं, वो रखते हैं गाय भैंस, और कभी कभार बकरियां भी, कभी कभार सुअर भी, मतलब पिग भी, जो उन पिग को तो मार के खा जाते हैं लोग कभी कभार, नॉट इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया एक्चुअली, ज्यादातर लोग खाते हैं इंडिया में भी, परंतु ज्यादातर नहीं। जानवरों को खाना या जानवरों के द्वारा प्रोड्यूस किया गया फूड खाना। अब यहाँ लिख सकते हो एग्जाम्पल में, फूड फ्रॉम cow and हम कह सकते हैं by killing animals. Actually my handwriting is not good, sorry. By killing animals. Okay. It deals with the providing the food and shelter to the animals. आपने जैसे देखा है कुछ लोग अपने घरों में मुर्गियां पालते हैं, उन्हें आप अच्छा घर देते हो, शेल्टर दे देते हो, मतलब घर के बाहर कुछ लोग रखते हैं ना, उसके लिए फूड देते हो, और वो अब बदले में क्या देती है आपको, अंडे। अंडे खाने में लोगों को मजा आता है और कभी कभार लोग चिकन को भी मार के खा लेते हैं घर में पैदा करके। उसके बाद वो सब हो गया हमारा एनिमल हस्बेंड्री में काउंट किया जाता है। अब
अगले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलना। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा क्वेश्चंस, आएंगे क्वेश्चंस एग्जाम्स में। ये हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा, नेक्स्ट एग्जाम में भी आएगा, और एचआरडी के एग्जाम में भी आएगा 8th वाले बच्चों से। 8th से साथ शेयर नहीं करना मेरे पे। खारिफ क्रॉप्स, फर्स्ट क्रॉप्स आएगी खारिफ क्रॉप्स। कौन से सीजन में शेयर होती है ये, सोन होती है? रेनी सीजन। जैसे आपने देखी है वो पैडी। पैडी क्या होती है? पैडी जिसकी पैडी होती है राइस जिसके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ है। मेज क्या होती है? वो दालें वगैरह जैसी। और सोयाबीन तो आपको पता ही होगा। और ये उगाई जाती है जून और सितंबर के बीच में इंडिया में। बाकी शहरों में तो पता नहीं कब उगाते होंगे, उल्टे उल्टे चलते हैं ना वहाँ पे। जैसे गर्मियों में ठंडी, ठंडी में गर्मी, तो दूसरे कंट्रीज में अलग है। इंडिया में जून से सितंबर है, इतना याद रखो। और हमारे यहाँ पर रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। एग्जाम्पल मान लो पैडी, मेज एंड सोयाबीन। पैडी की आप फुल फॉर्म ले लो, रुक जाओ यार। पैडी की आप फुल फॉर्म मान लो राइस विद कवर। छिलका भी बोल सकते हो वैसे, पर इंग्लिश के एग्जाम में हिंदी नहीं लिखनी। पैडी इज इक्वल्स टू राइस विद कवर। अगला पॉइंट, रबी क्रॉप्स। ये कब उगाई जाती है? वो तो रेनी में थी, ये विंटर में है। ठंड के मौसम में, वो बारिश के मौसम में। बारिश कब आती है? गर्मियों में, ठीक है। विंटर में क्या उगाए जाते हैं? रबी क्रॉप्स। अब रबी क्रॉप्स कब से कब उगाए जाते हैं? अक्टूबर टू मार्च। अब देखो, जून टू सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, अब देखो हमने कब से कब उगाया है? जून टू सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक ये उगा लिए। अब अक्टूबर से मार्च तक ये उगती है। मार्च, अप्रैल, यहाँ तक, नॉट यहाँ तक, यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक है। ओके, यहाँ से लेकर पूरे इतने महीने, 1 2 3 4 5 6, 6 महीने उगती है रबी क्रॉप्स। और ये कब से कब उगती है? 1 2 3 4, 4 महीने ये उगती है। और एक महीना है जिसमें कुछ नहीं होता, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई में कुछ भी नहीं उग रहा। उसके बाद इसके एग्जाम्पल आ गए व्हीट, ग्रीन पी और मस्टर्ड। मस्टर्ड तो पता ही आपको, व्हीट मतलब गेहूं, ग्राम, और पी क्या होता है? ग्राम होता है हमारे ये दाल वगैरह। पी आपको पता ही है, वो मटरे, मटरे बोल दो आप सीधा। अब नाइट्रोजन साइकिल। अब पौधे को नाइट्रोजन कैसे मिलेगा? नाइट्रोजन आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। नाइट्रोजन हेल्प करता है पौधे को उगने में। एक सेकंड, मेरे को अपनी बुक भी खोलने दो। नाइट्रोजन हेल्प करता है पौधे को उगने में। इसमें आते हैं हमारे 5 स्टेप्स। उससे पहले समझेंगे नाइट्रोजन साइकिल क्या है। द साइकिल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन बीइंग फिक्स्ड, यूज्ड बाय प्लांट्स एंड द एनिमल्स एंड लेटर रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इज रेफर्ड टू एज द नाइट्रोजन साइकिल। इसमें क्या होता है? हवा से नाइट्रोजन लेकर उसको सॉल्यूबल कंपाउंड बनाते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। उसके बाद जो बचा हुआ है नाइट्रोजन, जो पौधों के लिए यूजफुल नहीं है, अब उसको एटमॉस्फेयर वापस डाल देती है, उस एटमॉस्फेयर में वापस डाल देते हैं। फर्स्ट पॉइंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्यूबल कंपाउंड बनाना प्लांट्स के लिए। पहले मैं इजी स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट वन ज़्यादा मुश्किल है, सेकंड से स्टार्ट करेंगे। आप ये 5th क्लास या 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि प्लांट्स जो होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनके रूट्स में नोड्यूल्स होती हैं। उन नोड्यूल्स में कौन से ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज रहते हैं? बायोलिविंग बैक्टीरियाज। ओके, कौन से रहते हैं? राइजोबियम। राइजोबियम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्यूबल कंपाउंड बना देते हैं हमारे पौधों के लिए। उसके बाद आपको
अगला समझना है। लाइटनिंग causes the high temperature which results in a reaction between nitrogen and oxygen, producing the nitrogen oxides. These nitrogen oxides dissolve into the rainwater to form the dilute nitric acid. This dilute nitric acid reacts with the alkalis in the soil to form the nitrates. अब समझो फर्स्ट लाइन का मतलब। लाइटनिंग जो हमारे आसमान में बिजली गिरती है, हाई टेम्परेचर बना देती है, जो रिएक्शन करती है नाइट्रोजन हवा की और ऑक्सीजन हवा की, जो बना देती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ओके, दिस नाइट्रोजन ऑक्साइड अब ये रेन वाटर में मिल जाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। उसके बाद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बन जाता है इससे। जब रेन वाटर में डिसॉल्व होता है ना, तब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बन जाता है इससे। अभी जो ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है एल्कलाइज के साथ रिएक्ट करता है सॉइल के अंदर, जिससे बच जाते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट होते हैं वेरी मच सॉल्युबल फॉर द प्लांट्स। अगला पॉइंट, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। जस्ट अ सेकंड। It's the process by which inorganic nitrogen compounds convert into organic compounds that become a part of the living organism is called as a nitrogen assimilation. Okay. ये एक प्रोसेस है जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड में बना देता है, और जो एक प्लांट का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट बन जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। थर्ड पॉइंट, एमोनिफिकेशन। हमने पढ़ा था ना 5 पॉइंट से, थर्ड पॉइंट आ गया एमोनिफिकेशन। हमने ऊपर पढ़ा था जैसे ये कहाँ गया मैन्योर्स, डिकम्पोजर डिकम्पोज करते हैं। अमोनिफिकेशन में भी सेम बात आ रही है। When plants and animals die, they remain converted into ammonia by the decomposer. It is the process of conversion of the complex organic compounds into ammonia is called as ammonification. देखो, अमोनिया एक टाइप का ना ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। उसके बाद आपका उसके बाद इसमें आपका जो प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं, उनकी जो रिमेन्स होते हैं अमोनिया बन जाते हैं डिकम्पोजर्स के द्वारा। और इस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनको अमोनिया में कन्वर्ट करना अमोनिफिकेशन कहलाता है। अब लास्ट 2 पॉइंट्स, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट बाय नाइट्रीफाइंग द बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज द नाइट्रिफिकेशन। जैसे हमारे पास राइजोबियम था, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कहलाता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जो अमोनिया होता है वो नाइट्रेट बन जाता है बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। अब जो ये नाइट्रेट होता है वेरी मच सॉल्यूबल होता है प्लांट्स के लिए। जैसे हमने ऊपर देखा था, अभी देखेंगे वापस से, नाइट्रेट्स बन जाते हैं यहाँ पे। नाइट्रेट सीधा दो चीजों में तो सीधा का सीधा नाइट्रेट बन रहे हैं, इसमें और राइजोबियम के द्वारा, लाइटनिंग के द्वारा। ओके, और इतना लंबा प्रोसेस हमको करना पड़ रहा है अलग से एक्स्ट्रा बनाने के लिए नाइट्रेट। अब ये सब जो नाइट्रेट बनेंगे वो हमारे प्लांट्स ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसके बाकी बचा हुआ नाइट्रोजन, आई मीन नाइट्रेट्स, सारा का सारा आसमान एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है नाइट्रोजन गैस बनके। The process of conversion of the leftover nitrates into nitrogen gas is called as the denitrification. अब डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से होता है। ये यहाँ पे लिखा नहीं है, आप अलग से लिख लो। डीनाइट्रीफाइंग
बैक्टीरिया के द्वारा होता है ये. Okay, understood? Thank you so much for watching this video, and if you have not understood this chapter, you can contact me on the mobile number below in the comments, or I don't know, description. So you guys need this PDF, so you can be contacting me on the same number I am going to share. Please do not call me or message me after 6 p.m. because I am busy after that. And yeah, do not forget to like and subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video. Bye.